Hello everyone, I welcome you all to the another video of my YouTube channel. So today video is about how to write your board exam like a pro. Let me tell you that why I am eligible to tell you this thing. I scored 95% on my 10th boards and I scored 81% on my 12th board. तो कोई जेई नीट का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ अगर आपको थ्योरी अच्छे से नहीं आती, आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट्स अ बोर्ड एग्ज़ाम। यहाँ पर आपको हर एक सेंटेंस के मार्क्स मिलते हैं अगर वो आपने अच्छे से लिखा है, उसके जिस तरीके से उसका पैटर्न है उस तरीके से अगर आपने लिखा है तो। वीडियो इज फॉर बोथ 10th एंड 12th बोर्ड। ओके, बेसिक आपको आना चाहिए दोनों एग्ज़ाम में। उसके बाद हम कुछ आंसर शीट्स देखेंगे टॉपर्स की, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। बाकी आपको जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ तो ये है कि आपको सेक्शन जो है आपका जो भी उसको टॉप में क्लियरली लिखना है। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में कि कहाँ से किस क्वेश्चन से स्टार्ट करें, किस सेक्शन से स्टार्ट करें। अगर हमें उस सेक्शन का क्वेश्चन नहीं आया तो उसको हम क्या एंड में कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हो। आपको बस ये आपको क्वेश्चन नंबर और उसका सेक्शन अच्छे से मेंशन करना है, बस। इससे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। नंबर सेकंड, आपको कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करनी है, कोई भी अगर आपको डायग्राम बनाना है, उसके लिए आप सिर्फ पेंसिल का यूज़ करेंगे। ग्राफ्स एंड मैप्स में भी आप सिर्फ पेंसिल का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़नी है। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, डोंट स्किप द वीडियो फॉर नाउ। हम आगे चल के टॉपर्स के आंसर शीट्स भी देखेंगे। ओके, सो अभी मैं जो बता रही हूँ उनको बस एक बार फटाफट सुन लो। सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि आपको सेक्शन मेंशन करना है, क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालना है, क्लियरली विजिबल हो। और अगर आपको कोई भी स्केच करना है, कोई भी डायग्राम बनाना है, कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो आप उसके लिए सिर्फ पेंसिल का यूज़ करेंगे। नंबर थर्ड, हर क्वेश्चन के बाद, हर आंसर के बाद एक लाइन आपको छोड़नी है ताकि वो विजिबल हो कि अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म हुआ है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन चालू हुआ है। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपने आंसर पॉइंट बेस्ड में लिखा है, मैं बताऊंगी कहाँ लिखना होता है पॉइंट्स में, कहाँ नहीं लिखना होता है। बट अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट बेस्ड आंसर लिखा है तो पॉइंट्स क्लियरली विजिबल हो। टीचर को बहुत आसान, टीचर को अगर उनको खुश रखना है, जब टीचर हमारी आंसर शीट चेक करे तो उसको खुशी, उसको ज़्यादा मगजमारी ना करना पड़े, उसको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े यहाँ क्या है। तो सिंपली अगर आपका पेपर हो जाता, आपके पास टाइम बचा है तो लास्ट में ये पेज के नीचे लिख दो आप PTU, टर्न ओवर। रफ वर्क के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कहाँ करना है कहाँ नहीं। सबसे पहले तो अगर आपकी छोटे छोटे रफ वर्क है तो आपके साइड में लाइक आंसर शीट जो आपकी होती है उसमें इस साइड एक और यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पर टीचर्स मार्क्स अलॉट करते हो, वहाँ पेंसिल से रफ वर्क कर सकते हो। बाकी तो एक जो एंड वाले पेज होते हैं उसको आप पहले ही डेडिकेट कर दो रफ वर्क के लिए और उसको क्रॉस कर दो। स्मॉल कैलकुलेशन से कोई भी तो आपके आंसर शीट में इस वाले कॉलम में जो है सफिशेंट एरिया होता है, वहाँ पेंसिल से रफ वर्क करो, पेन से कुछ भी नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम अगर आपको आंसर लिखने के अलावा पेन का कहीं भी कोई भी यूज़ नहीं करना है। आपकी आंसर शीट नीट एंड क्लियर होनी चाहिए। उस कॉलम में जो टीचर मार्क्स देता है तो आप उधर अवॉइड ही करना पेन से कैलकुलेशन करना। एक जेई नीट में ऐसा बोला जाता है कि आपको जिस क्वेश्चन में आप श्योर हो आप उसी को अटेम्प्ट करो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। बोर्ड्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बोर्ड्स में एकदम फ्री फुकट के आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बस आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। एक भी क्वेश्चन आपको आता हो नहीं आता डजेंट मैटर, उसके रिलेटेड लिखो, कुछ भी लिखो उसके रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख दो, थीम लिख दो, की पॉइंट्स लिख दो, कुछ भी लिखो बट लिखो। एक भी क्वेश्चन आपको एवं नहीं छोड़ना है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप उससे रिलेटेड पॉइंट लिख दो, उसके आजू बाजू के कोई भी पॉइंट है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको जो याद आ रहा है वो लिख दो, बट कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है। कई बच्चे, जैसे जब मैं 10th में थी तब मेरे को लगता था सुंदर सुंदर लिखना होता है तो राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमको राइटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है, और किया है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट लिखा है क्या नहीं लिखा है, दैट ओनली मैटर। गुड राइटिंग इज नॉट एट ऑल इक्वल टू गुड मार्क्स। आपने जो भी जैसा भी लिखा है सब कुछ क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, आपने अगर कुछ गलत कर दिया तो काटा पिटी नहीं करनी है, वहाँ तुमको ड्राइंग नहीं करनी है, जस्ट क्रॉस इट विथ वन लाइन ओनली। टीचर इतने सालों से एग्जामिनेशन कॉपी चेक करता है, उसको पता है एक लाइन कटनी है मतलब ये गलत है, इसको नहीं देखना है ना। बेसिक की बात हो रही है तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अंडरलाइन आप तब करोगे जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए पेपर कंप्लीशन की। पेपर हमारा कंप्लीट होना ही चाहिए, कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए।
उसके बाद आपके पास टाइम बचा, आप आराम से सजावट करो, आराम से अपने कॉपी को डेकोरेट करो। तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है पेंसिल से, डायग्राम तुमको क्लियर बनाने हैं, कुछ इधर उधर नहीं करना है, और उसमें हर एक पार्ट को आप अच्छे से मेंशन करो कि ये है, ये वो है, जो जो नेसेसरी है, जो जो आपके एनसीईआरटी में था। अब हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि हमें माइंड में क्या रखना है वाइल राइटिंग आवर आंसर्स और इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। सो लास्ट तक बने रहना वीडियो के, मैं कुछ बोनस टिप्स भी दूंगी एंड में जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। आपको कुछ भी नहीं आता, आपको नहीं पता कि इस आंसर में क्या कीवर्ड्स लिखने होते हैं, कैसे लिखना होता है, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, जस्ट स्टे। सबसे पहले हम आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में बहुत सिंपल है, मैथ्स बहुत सिंपल है। आई नो 10th के बच्चों को लग रहा होगा, बट हाँ, मैथ्स का एग्ज़ाम अगर आपको करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी सारे क्वेश्चन होने चाहिए भाई। हर क्वेश्चन, कोई भी बोर्ड एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे क्वेश्चन आपके होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लिखो गिवन टू फाइंड फॉर्मूला यूज्ड, ये हो गए नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखो गिवन टू प्रूव प्रूफ, एंड में लिख दो LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। सिंपल है। मैथ्स में सारे आंसर्स आपके, कहाँ आंसर आया वो विजिबल होना चाहिए, उसको एक बॉक्स में बंद कर दो उसको। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा जो है, हमें पहले LHS सॉल्व करना होता है, फिर RHS सॉल्व करना होता है मैथ्स में। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो, लेट्स वर्क अपॉन LHS और गिवन, लेट्स वर्क अपॉन RHS और टू प्रूव। इसका पेपर जो बहुत टाइम टेकिंग होता है, आई अग्री। और सबसे ज़्यादा गलती बच्चे ये करते हैं कि हमको बोला जाता है कि टीचर को फर्स्ट क्लास का बच्चा समझना है तो उसको अच्छे से सब कुछ बताना है। सब कुछ नहीं बताना है तुमको। पहली बात तो ऐसे लिख लिख के, इंग्लिश में लिख लिख के सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करने बैठना है। टीचर इतना समझदार है तो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है। पहली बात, फर्स्ट प्रायोरिटी एज ऑलवेज पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए हमारा, इसीलिए ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ नहीं करना, ज़्यादा समझाने नहीं बैठना कि अरे ये ऐसा है, ये हमने यहाँ से किया, हमने वहाँ से किया, नहीं। जस्ट यूज़ ब्रैकेट। अगर आपने कोई आइडेंटिटी, कोई इक्वेशन लगाई है तो ब्रैकेट का यूज़ करो, वहाँ पर वो लिख दो। नोटेशंस होते हैं लाइक देयर फॉर का होता है, बिकॉज का होता है, वो सब यूज़ करो। अगर आपकी कोई इक्वेशन आई तो उसको मेंशन कर दो इक्वेशन 1, कोई दूसरी इक्वेशन आई तो उसको मेंशन कर दो इक्वेशन 2। अगर किसी की वैल्यू हमें पुट करनी तो पुटिंग p इज इक्वल्स टू दिस इन इक्वेशन 1, ऐसा किया करो। ज़्यादा इंग्लिश नहीं दिखानी। मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स ही ज़्यादा यूज़ करो। जैसे ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर रिक्वायर्ड डायग्राम ड्रॉ कर दिया करो। मैथ्स में जो हमारे ग्राफ्स आते हैं उसमें हमें स्केल मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो ऊपर लिखा करो स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस 2 ब्लॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, या फिर आपने जितने भी ब्लॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लिखा है वो सब मेंशन करना ज़रूरी होता है। ग्राफ्स में पेंसिल का ही यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको इक्वेशंस दिखानी तो उसमें आप फिर भी पेन का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू साइंस। साइंस में MCQs में लाइक आपके साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी सब में ही MCQ आते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सिर्फ ऑप्शन लिखने हैं कि या उसका पूरा स्टेटमेंट लिखना है। सबसे पहले प्रायोरिटी पेपर कंप्लीट होना चाहिए, तो इसीलिए सबसे पहले हम सारे ऑप्शंस लिखेंगे। बाद में हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है तो हम जाके उसके सारे स्टेटमेंट्स फुल लिखेंगे, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले पूरा पेपर कंप्लीट करो, फिर बाद में आके उनकी सारी स्टेटमेंट्स लिखो। इसमें भी जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें आपको टू फाइंड फॉर्मूला यूज्ड एंड देन फाइनल आंसर, उसको बॉक्स में पेंसिल से। साइंस में क्या होता है, जैसे हमारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे लाइट हो गया, उसमें हमारे पास अगर हमारे कुछ नोटेशंस होते हैं जैसे कि VU, उन सबको आप ब्रैकेट में बताओ कि इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये सब बताना बहुत ज़्यादा जरूरी। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो बेस्ट ये होगा अगर आपको उसकी रिएक्शन याद है तो आप उसे लिखो, उसे बॉक्स में जो प्रोडक्ट्स आए हैं उनका फुल नेम भी लिखो ब्रैकेट में, तो ज़्यादा बेटर होगा। रिएक्शन में फुल कॉमन नेम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक दिस, लाइक कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमें डायग्राम बनाना है तो पेंसिल का ही यूज़ करना है, पहले भी बताया था। एंड हर चीज़ आपको मेंशन करनी है पेंसिल से ही, एरो बना के क्लियरली, उधर उधर सब घच नहीं कर देना है, दूर दूर करके एरो बना के अच्छे से मेंशन करना है। टू माय फेवरेट सब्जेक्ट SST में मैंने 10th में 98 स्कोर किया था, मतलब मेरे सिर्फ 2 मार्क्स कटे थे।
तो मैं बता सकती हूँ कि कैसे यह करना है। SST इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। उसमें मतलब जिसको जो आता है तो आता, नहीं आता तो फिर नहीं आता। और SST में आंसर तुमको कैसा भी क्वेश्चन है, तुमको बस आंसर पॉइंट्स में लिखने हैं, अच्छे से लिखने, सारे पॉइंट्स को अच्छे से इलेबरेट करना है, अच्छे से बताना है। अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम इलेबरेट करना है, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा इलेबरेट करो। SST के मैथ्स में आपको ऊपर इंडेक्स डालो आप, और उसमें आपने जिस जिस नोटेशन से क्या क्या बताया वो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक दिस, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अपने माइंड में 3 to 4 पॉइंट्स में डिवाइड करो, फिर उन पॉइंट्स को और फर्दर पॉइंट्स में इलेबरेट करो लाइक दिस। SST में आपको एग्जामिनर को ज़्यादा घुमाना नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका ऐसा होगा, आपने आधा क्वेश्चन ही छाप दिया, ये सब नहीं करना है। SST में पॉइंट टू पॉइंट आप जितना रखोगे, जितने ज़्यादा अच्छे से पॉइंट लिखने से, अगर फॉर एग्जांपल 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, बिना पॉइंट के भी लिख सकते हो। और अगर पॉइंट्स में लिख रहे हो तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम 4 to 5 पॉइंट्स लिखना मैंडेटरी है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन उससे एटलीस्ट एक पॉइंट बढ़ा कर लिखना। So now let's move forward to English. इंग्लिश में पर्सनली जो टॉपर्स के आंसर होते हैं वैसा तो नहीं लिख पाते हैं मोस्ट ऑफ द लोग, बट आपको हर एक चैप्टर की बता दे रही हूँ मैं, की पॉइंट्स, थीम्स, ऑथर का नेम नहीं आता है पर मैं पढ़ के जाती थी ताकि मैं वो एक स्टेटमेंट, मेरा क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो इंग्लिश में, मैं उसका मेरा स्टार्ट ही ऐसा होता था कि दिस चैप्टर रिटन बाय दिस ऑथर, टेल अस अबाउट, सिग्निफाइज, ऐसा स्टार्ट होता। 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको पैराग्राफ में मैं नहीं करती थी, बट अगर इंग्लिश में तो सबसे पहली बात आपको आंसर लिखना है और बहुत बड़े बड़े आंसर लिखना है। लिटरली अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम आपको 6 लाइन का आंसर तो लिखना ही है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करना पड़ता है, आपको अच्छे से बताना होता है। तो इसलिए अगर आपका लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है तो उसको मैं 3 पैराग्राफ में डिवाइड करती थी। बाय दिस ऑथर बेस्ड ऑन द थीम दिस और दैट, ये सब। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में मेन आंसर आता था जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। थर्ड पैराग्राफ में मैं कंक्लूडिंग पॉइंट लिख देती थी। इंग्लिश में आपको आए ना आए, इंग्लिश में क्या किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपको आए ना आए, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिख के आना ही है। चैप्टर तो पढ़ा है ना, एनिमेटेड वीडियो देखे ही है ना, स्टोरी तो पता ही है ना, तो अपने हिसाब से लिखो। बेसिक इंग्लिश तो आती है ना, अपने हिसाब से लिखो फिर उसमें, पर कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, लाइक बेसिकली उसका सेक्शन ए ही बस थोड़ा कम टाइम टेकिंग होता है, उसके बाद तो सारे BCED सब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इसीलिए इंग्लिश में आपको राइटिंग नहीं देखनी, इंग्लिश में आपको सजावट नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना। इंग्लिश में फर्स्ट राइटिंग होनी चाहिए, पहले पेपर कंप्लीट हो जाए पूरा, उसके बाद ही हम उसमें सारी डेकोरेशन, अपनी सारी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। MCQs की डिटेलिंग भी एंड में करनी है अगर आपके पास टाइम बचेगा तो, वरना आप पता चले सेक्शन ए में आपने 1-2 घंटे ख़त्म कर दिए। उतना मोटे पेपर किया करो, ज़्यादा हड़बड़ाहट में करोगे तो सिली मिस्टेक्स होंगी। एंड हाँ, स्पेलिंग एरर के भी आपके मार्क्स कटते हैं, तो स्पेलिंग कीप इन माइंड कि आपकी स्पेलिंग सही हो। एरर वाले क्वेश्चन भी आने लगे, एरर करेक्शन वाले, तो उनको इस टाइप से किया करो। एक्सरसाइज करूँगी, आपके पास आई थिंक कुछ 9-10 दिन बचे हुए हैं, तो सैम्पल पेपर लगाओ, भर भर के लगाओ। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सैम्पल पेपर और PYQs। तो सैम्पल पेपर में होते ही PYQs हैं, तो मैंने जो किए थे अपने टाइम में वो थे उस साल के। आप किसी भी सैम्पल पेपर को जो आपको पसंद आप वो करो, बट हाँ सैम्पल पेपर करो तो आपको पता चलेगा कैसे आपको टाइम मैनेज करना है और किस तरीके से आंसर को लिखना है। आप कोई भी क्वेश्चन करो, आपका कोई भी क्वेश्चन आप सबसे पहले तो गो थ्रू करो पूरे पेपर से कि ये सेक्शन, इसमें ये क्वेश्चन आए, ये मुझे आता है, ये नहीं आता है। 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट में आपको आई थिंक पहले ही पेपर मिल जाता है, आपको उसको रीडिंग टाइम आपको मिलता है। उस टाइम में आपको पूरा गो थ्रू करना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या मुझे बनता है, मैं किस सेक्शन से स्टार्ट करूँगा, क्या मेरे लिए ज़्यादा ईजियर है। ये सब आपको जो असेंबली पेपर करने से ही आएगा। आंसरिंग ऑर्डर अपना डिसाइड करो कि मैं ये क्वेश्चन पहले करूँगा। अगर आपने कोई एक सेशन स्टार्ट किया है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपने नहीं किया, आपको नहीं बन रहा, तो नहीं, आप सेक्शन इधर उधर कर सकते हो। सेक्शन में कोशिश किया करो कि जिस ऑर्डर में दिया उस ऑर्डर में करो। अगर आपको नहीं हो रहा, आपको जो क्वेश्चन पहले बन रहा है आप उसको पहले कर दो। फर्स्ट ही सेक्शन आपने डाला सेक्शन B और यहाँ पूरा गैप छूटा, वो तो पहले ही ख़राब इंप्रेशन जाएगा ना। तो
और कभी कभी अगर आपको कोई एक क्वेश्चन जो आपको मान लो छूट गया, आपने देखा ही नहीं, आपकी नज़र से ही चले गया, वो नज़र से हट गया, तो एंड में अगर आपके पास आई थिंक आंसर शीट में तो बहुत ज़्यादा पेजेस वैसे ही बच जाते हैं, तो एंड में आप उसका सेक्शन मेंशन करो, क्वेश्चन नंबर मेंशन करो और सॉल्व कर दो। लास्ट के 10 मिनट्स में आपको एक तो एंड तक लड़ना है, 3 घंटे हैं, 3 घंटे कोई भी आपकी साल भर की मेहनत, आपने साल भर क्या क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, नहीं मैटर करता, मैटर नहीं करता आप उन 3 घंटों में आप किस तरीके से करके आ रहे हो अपना पेपर, आप उन 3 घंटों में अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो थ्रू योर आंसर्स, थ्रू योर कॉपी। तो लास्ट के 10 मिनट्स में क्वेश्चन नंबर चेक करो, गलत तो नहीं डाला, ऑप्शंस पता चले आपको आंसर सही आता था। एमसीक्यू में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही आंसर पर आपने लिखते टाइम कुछ और ही लिख दिया, तो आंसर चेक करो, आंसर के ऑप्शंस आपने सही डाले कि नहीं वो चेक करो। थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक्स, आप थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो कर ही सकते हो आपके कैलकुलेशंस का, थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक्स जो उनको करेक्ट करो। कोई अनकम्प्लीट आंसर है जो आपने छोड़ दिया था कि बाद में सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करो। आई मस्ट से कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको जितना आता है उतना लिखो। यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम एक ही बार तो आएगा ना, हर एक एग्ज़ाम आता है, उसके बाद बीच में गैप आता है। उन 3 घंटों में जी जान लगाओ, जितना कर सके उतना करो और बस डू योर बेस्ट। इंश्योर दैट यू अटेम्प्ट एवरीथिंग, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आपको नहीं याद आ रहा अभी, बाद में आके फिर से देखो, एटलीस्ट आपके आंसर शीट्स को आपको 2-3 बार तो गो थ्रू करना है कि ये छूटा है, ये तो अब याद आ जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बाद में कोई क्वेश्चन करोगे उससे कोरिलेटेड होगा, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा इसमें ऐसा था तो ये ऐसा हो सकता है। एंड या लास्ट में एज आई सेड कि मैं कुछ बोनस टिप्स दूँगी। तो मैं क्या करती थी, जैसे जब मेरा 10th के बोर्ड एग्ज़ाम थे तो आपको गैप्स मिलते हैं, उसमें आप सैम्पल पेपर तो गैप्स में मत ही करना प्लीज़। आपको गैप्स में आपकी थ्योरी, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने जैसा भी अपना पढ़ा है वो सब रिवाइज़ करना है अच्छे से। एंड क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है उसके लिए लर्न CBSE एक वेबसाइट है, वहाँ पर उनके पास हर चैप्टर के PYQs भरे पड़े हैं, आप उनको पढ़ो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉपी पेन कुछ लेके नहीं बैठना, आपको बस अपना फ़ोन लेके बैठना है, उस वेबसाइट को खोलना है, क्वेश्चन पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग आंसर फ्रेम करना है इन योर माइंड कि हाँ इसका आंसर थोड़ा बहुत ये है, और फिर उनके आंसर्स पढ़ने, तो आपको एक आइडिया आएगा कि आपको आंसर्स कैसे फ्रेम करने होते हैं। एंड या आई मस्ट से आपके पास जितना भी टाइम बचा है, एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम से पहले 6 सैम्पल पेपर हर एक सब्जेक्ट के करके जाओ। इट विल हेल्प यू, आपको पता होगा आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, कहाँ आप लैग कर रहे हो, कैसे आपको अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं, बहुत कुछ हेल्प हो जाती है। एग्जाम इज़ ऑल अबाउट योर राइटिंग, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करके आते हो, बस आपने साल भर पढ़ा नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, आपको उन 3 घंटों में अपना बेस्ट देना है। एंड ये हर एग्ज़ाम की खासियत है। कोई अच्छा कोई टॉपर से टॉपर अगर नर्वस हो जाए, अगर कोई पॉइंट भूल जाए, तो वो उसकी पूरे सालों की मेहनत जा सकती है। तो आपको उन 3 घंटों में अपना पूरा बेस्ट देना है। एंड हाँ, अभी हमने जो सारे सैम्पल्स देखे सारे आंसर शीट्स के, आई मस्ट से आपका एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले CBSE की वेबसाइट में जाओ, वहाँ आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ सर्च करना है CBSE टॉपर्स आंसर शीट, आपके पास इजीली वो आ जाएंगी, आप उनको गो थ्रू करो, आप देखो कि कैसे वो लोग आंसर्स लिखते हैं, आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपने क्या मिस्टेक की हैं जो वो लोग नहीं कर रहे हैं। ट्राई टू बी अ टॉपर, यू विल बिकम अ टॉपर। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आई नो 10th में आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देते हो, बहुत डर लगता है, पहला बोर्ड 98-95 लाना है। आई ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ 98%। आई एंडेड अप स्कोरिंग 95.6% इन माई 10th बोर्ड। एंड 12th की कहानी तो मैं बोलूँ तो बेहतर है। तो 12th में भी लाइक मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स से मी कि तू ऐसे बोलती तूने ये नहीं पढ़ा, बट एंड के 1-2 महीने में यू डू समथिंग and you scored good. So yeah, that's how everything works in your board exam. बस शांति से कामली अपना सब कुछ, अपनी सारी टेंशन, सारी जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ चला, सब कुछ छोड़ के वहाँ आप अपना अच्छे से पेपर करके आओ। एंड होप्स आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। एंड सेंडिंग ऑल द ब्लेसिंग्स योर वे, डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट, एंड the divine power is with you. Thank you so much. Bye.